देखिए स्टूडेंट्स, आज हमारा आर एच इंटू का तीसरा लेक्चर है और आज से हम जनरल टॉपिक शुरू कर रहे हैं। जनरल टॉपिक में सबसे पहले मैं ले रहा हूँ सोशल इशू। आज से मैं ले रहा हूँ सोशल इशू। देखो, प्रशासन करने के लिए समाज को जानना समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप समाज को नहीं समझ पाओगे, समाज को जान नहीं पाओगे, क्योंकि उन्हीं में आपको प्रशासन करना है, उन्हीं से आपको सपोर्ट चाहिए, उन्हीं के लिए आपको काम करना है। ठीक है? तो चाहे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो, चाहे डेवलपमेंट का काम हो, ठीक है, सब कुछ समाज में होता है, जनता के लिए होता है, जनता के साथ मिल करके होता है। यही लोकतंत्र की परिभाषा है। सोशल इशू, सामाजिक समस्याओं को समझने के लिए, सामाजिक व्यवस्थाओं को समझने के लिए सबसे पहले आपको सोशल सिस्टम, सामाजिक व्यवस्था जानना पड़ेगा। सोशल सिस्टम, तो मैं बात कर लेता हूँ सोशल सिस्टम की। बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं है, फटाफट आपके क्वेश्चन निकलेंगे, लेकिन एक बार बेसिक आपको समझना जरूरी है। सोशल सिस्टम, सामाजिक व्यवस्था। सोशल सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो यहाँ दो वर्ड है, एक तो सोशल है और एक सिस्टम है। सोशल की बात करें तो सोसाइटी क्या है? सोसाइटी एक्चुअली कहा जाता है नेटवर्क ऑफ द रिलेशन। अगर इसको हम सामान्य भाषा में बात करें तो नेटवर्क ऑफ द रिलेशंस, लोगों के बीच जो संबंध होता है उसी का जो नेटवर्क है, ये समाज है। कोई समस्या समझने में नहीं होना चाहिए कि लोगों के बीच जो नेटवर्क है, लोगों के बीच जो रिलेशन के नेटवर्क है, ये समाज है। और जब हम व्यवस्था की बात करते हैं तो व्यवस्था को हम तीन भागों में स्टडी करते हैं। एक तो व्यवस्था की अपनी वैल्यूज होती हैं, आइडियल वैल्यूज। कोई भी व्यवस्था जो बनेगी उसके अपने एक आइडियल वैल्यूज होंगी। आइडियल वैल्यूज के दो पार्ट होते हैं, एक तो ऑब्जेक्ट होता है और एक होता है प्रिंसिपल। कोई भी सिस्टम पढ़ने के लिए आपको इन चीज़ों की जानकारी होनी जरूरी है कि वैल्यूज क्या होते हैं, स्ट्रक्चर क्या है और फंक्शन क्या है। दूसरा होता है प्रिंसिपल। तो ऑब्जेक्ट, प्रिंसिपल, फिर आएगा स्ट्रक्चर, फिर आएगा फंक्शन। तो वैल्यू, स्ट्रक्चर और फंक्शन, इन तीन चीज़ों को मिला करके बनता है सिस्टम। तो सोशल सिस्टम भी हमें पढ़ने के लिए जो नेटवर्क ऑफ द रिलेशंस हैं, लोगों के बीच जो संबंध हैं, इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें सोशल वैल्यूज जाननी पड़ेगी, फिर सोशल स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, फिर सोशल फंक्शन समझना पड़ेगा कि सोशल सिस्टम फंक्शन क्या करता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं सोशल वैल्यूज की। सोशल वैल्यूज की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले इसका आता है ऑब्जेक्ट। ये समाज लोगों से बना हुआ है, लोगों ने मिल करके समाज को बनाया है। अब एक तो क्या जबरदस्ती के रिलेशन होते हैं कि मालिक और नौकर का रिलेशन बन गया तो मालिक ऊपर होगा, नौकर नीचे होगा। तो इस व्यवस्था में ना तो समानता होगी ना स्वतंत्रता होगी, और जहां पर स्वतंत्रता समानता नहीं है वहां अधिकार नहीं है। तो जो मालिक होगा वो ओवर प्रिविलेज होगा और नौकर होगा जो वो अंडर प्रिविलेज होगा। तो इस इसको हम बोलते हैं सामंतवादी समाज। सामंतवादी समाज में हमेशा क्या होता है कि कुछ लोग ऊपर होते हैं, कुछ लोग नीचे होते हैं। तो जो ऊपर होते हैं वो ओवर प्रिविलेज वाले लोग होते हैं और जो नीचे होते हैं वो अंडर प्रिविलेज वाले लोग होते हैं। जैसे आप समाज में जाएं तो देखेंगे कि जाति के आधार पर कुछ लोग हैं, धर्म के आधार पर कुछ लोग ऊंचे ऊंचे हो जाते हैं, या कुछ अपनी जाति में ही ऊंचे हो जाते हैं, कुछ अपने धर्म में ही ऊंचे हो जाते हैं, कुछ गोत्र के आधार पर ऊंचे हो जाते हैं। तो इस तरह ये समाज क्या है? सामंतवादी, फ्यूडल सोसाइटी कहते हैं इसको, सामंतवादी समाज कहते हैं। और ऐसे समाज की सोच क्या होती है? ऑर्थोडॉक्स होती है, फ्यूडल होती है, फ्यूड्स। और वहाँ पर क्या होता है, अब जैसे भारतीय समाज में देखें तो पुरुषों की तुलना में महिलाओं को जातियों के आधार पर देख लें तो अंडर और ओवर प्रिविलेज दिख जाता है वहाँ पर। ठीक है? तो ऐसे समाज को हम आदर्श समाज नहीं कहते हैं। आदर्श समाज जो होता है जहाँ पर जस्टिस होता है, क्या होता है? जस्टिस। और जस्टिस में क्या होता है कि ऐसा समाज जहाँ पर जस्टिस होता है वहाँ सब व्यक्ति ने मिलकर के समाज बनाया है। और ऐसा समाज जो है वो समाज सभी को बराबरी का अधिकार देता है, सभी को स्वतंत्रता और समानता देता है। तो जो आदर्श समाज है उसके जो ऑब्जेक्ट होंगे वो जस्टिस होंगे। क्या होंगे? जस्टिस। और जस्टिस का सिद्धांत क्या होगा? राइट्स। जस्टिस किस पर टिका होगा? राइट्स।
जस्टिस का मतलब है कि ना तो कोई ओवर प्रिविलेज है ना कोई अंडर प्रिविलेज है, ठीक है। हर व्यक्ति के अपने अधिकार हैं, ठीक है, हर व्यक्ति के अपने अधिकार है, हर व्यक्ति को स्वतंत्रता और समानता है। अधिकारों में क्या आएगा? स्वतंत्रता और समानता, ठीक है, लिबर्टी और इक्वालिटी। खुद ही आप देख लीजिए कि क्या भारतीय समाज एक आदर्श समाज है क्या? क्या आइडियल वैल्यूज है क्या? क्या सभी को अधिकार देता है क्या? सॉरी, सभी को न्याय देता है क्या? क्या सभी को अधिकार देता है क्या? तो सोशल जस्टिस इज आइडियल वैल्यू ऑफ द आइडियल सोसाइटी, सोशल सिस्टम। जो आदर्श सामाजिक व्यवस्थाएं होते हैं उसका जो उद्देश्य होता है वो सामाजिक न्याय होता है। और सामाजिक न्याय का सिद्धांत है सामाजिक अधिकार। और अधिकारों के दो भाग हैं, लिबर्टी और इक्वालिटी। जाति धर्म कोई कुछ भी मानता हो, कोई भी किसी लिंग का हो, जेंडर कोई भी हो, बट वहां पर क्या है? सभी को स्वतंत्रता और समानता है, इसी को बोलते हैं राइट। और राइट जिस सोशल वैल्यूज में, सोशल सिस्टम में आता है वो है जस्टिस। तो सोशल जस्टिस एक आदर्श समाज की विशेषता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। अब फिर हम बात करते हैं सोशल स्ट्रक्चर। दूसरा पार्ट इसका क्या है? सोशल स्ट्रक्चर। जब स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया कि समाज की परिभाषा क्या है? नेटवर्क ऑफ द रिलेशंस, लोगों के बीच में संबंध है। तो लोग सबसे पहले एक व्यक्ति आएगा ना, तो एक व्यक्ति हो गया, ठीक है, पर्सन। तो समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है? पर्सन, व्यक्ति। अब इसके रिलेशन किससे बनेंगे? सबसे पहले आएगी फैमिली, फैमिली। तो डायरेक्ट ब्लड रिलेशन जो है ये फैमिली है, डायरेक्ट ब्लड रिलेशन। अगर फैमिली की परिभाषा है तो क्या है? एक व्यक्ति के जो डायरेक्ट ब्लड रिलेशन होते हैं उसको मिलकर के फैमिली बनती है, यह परिवार हो गया। अब परिवारों के परिवार, ठीक है, समझ लो दो भाई हैं और इन दो भाइयों के परिवार, परिवारों के परिवार। तो परिवारों के परिवार जो हैं, ठीक है, जिनमें एक जैसी जेनेटिक समानताएं पाई जाती हैं या बायोलॉजिकल समानताएं पाई जाती हैं, इसको मिला के बनता है क्लान, गोत्र। तो इसको इनडायरेक्ट ब्लड रिलेशन बोल देंगे हम। इनडायरेक्ट ब्लड रिलेशन को से क्या बनता है? गोत्र, क्लान, ठीक है। फिर अब बहुत सारे गोत्र जिनकी एक जैसी सामाजिक स्थिति है, बहुत सारे गोत्र जिनकी एक जैसे सामाजिक संस्कार है, सोशल कस्टम्स बोलते हैं, सामाजिक संस्कार हैं। एक जैसे गोत्र मतलब कई सारे गोत्र मिला करके जिनके एक जैसे सामाजिक संस्कार हैं, यानी सोशल रिचुअल्स, उनको मिलते हैं कास्ट, जाति। अब बहुत सारी जातियों को ले लीजिए आप, बहुत सारी जातियों को आप ले लीजिए, और इन जातियों को जिनकी एक जैसे रिलीजन है, कल्चर है, इस पर हम चर्चा करेंगे अभी। रिलीजन क्या है, कल्चर क्या है? एक जैसे रिलीजन है, एक जैसे कल्चर है, इनसे मिलकर बनता है कम्युनिटी। मैं अभी परिभाषा उदाहरण दे रहा हूँ आपको। और बहुत सारी कम्युनिटीज जिनकी एक जैसे फंक्शन है, एक जैसे फंक्शन, इनको बोलते हैं क्लास। क्या बोलते हैं? क्लास। आप एक चीज ध्यान दीजिए, अगर इन सब का एक इमोशनल आप यूनिटी बना लें, इमोशनल यूनिटी, तो बन जाता है नेशन। क्या बन जाता है? नेशन। और इनका अगर फिजिकल यूनिटी बना लें आप किसी सरकार के अंडर में, तो बन जाता है देश, यानी स्टेट। तो समाज से ही राष्ट्र और राज्य का निर्माण हुआ है। यानी राजनीतिक व्यवस्था जब आएगी, आर्थिक व्यवस्था जब आएगी, तो सामाजिक व्यवस्था के साथ आएगी वो, ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहले हम सामाजिक व्यवस्था आपको पढ़ा रहे हैं, ताकि आप सामाजिक व्यवस्था जान करके फिर राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था समझ पाए।
तो अब आप देखिए, आपने देखा, मैं दोबारा स्ट्रक्चर को बता देता हूँ। पर्सन यानी एक व्यक्ति, पर्सन का डायरेक्ट ब्लड रिलेशन, फैमिली, पर्सन के मतलब फैमिलियों के इनडायरेक्ट ब्लड रिलेशन, क्लान यानी गोत्र, एक जैसे सामाजिक रिचुअल्स, बहुत सारे गोत्रों के, बहुत सारे गोत्रों के एक जैसे सामाजिक सोशल रिचुअल्स, ये बन गया कास्ट। और बहुत सारे जातियों का समूह जिनकी एक जैसी संस्कृति है और रिलीजन है, इनसे बन गया आपका कम्युनिटी, बहुत सारी कम्युनिटी जिनके एक जैसे फंक्शन है, एक जैसे फंक्शन है, इससे बन गया आपका क्लास। और इन सभी का इमोशनल इंटीग्रेशन, ये बन गया नेशन। इसी सरकार के अंडर में इनका फिजिकल इंटीग्रेशन, ये बन गया स्टेट। तो ये है सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक संरचना। अब सोशल स्ट्रक्चर समझने के साथ, ठीक है, जैसे मैं थोड़ा सा रिलीजन और कल्चर को डिफाइन कर दूं। कल्चर अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द है, कल्चर अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द है, ठीक है। कल्चर का जो वैल्यूज होता है उसको बोलते हैं रिलीजन, जो वैल्यूज है इसको बोलते हैं रिलीजन। धा धातु से बना हुआ है धर्म, और धर्म के दो भाग हैं। धर्म के पहले भाग को बोलते हैं इसका फंडामेंटल ऑब्जेक्ट, और हर धर्म का फंडामेंटल ऑब्जेक्ट है ह्यूमैनिटी, यानी ऑब्जेक्ट जो है किसी धर्म का वो क्या है, ह्यूमैनिटी, मानवता। और मानवता का मतलब है मानव बुद्धिमान प्राणी है तो बुद्धिमत्ता नेचुरल है उसमें, और वेलफेयर यानी बेनेवोलेंट, परोपकारी होता है, तो ये हो गया मानव, ठीक है। और जो किसी रिलीजन का रिचुअल्स है, ग्रुप ऑफ रिचुअल्स, भाई इस ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए कुछ तो साधन होगा, तो साधनों का समूह को है, इसको रिचुअल्स कहते हैं। इस रिचुअल्स के समूह को बोलते हैं सेक्ट, संप्रदाय, ठीक है। अब कोई कल्चर जो आइडियल वैल्यूज है वो तो हो गया रिलीजन, और जिस भाषा में वो अपने को एक्सप्रेस करता है उसको बोलते हैं लैंग्वेज। और जो किसी कल्चर के इतिहास को, उसके सोच को रिफ्लेक्ट करता है, इमेजिन, हिस्ट्री, ठीक है, जो रिफ्लेक्ट करता है इसको बोलते हैं लिटरेचर, ठीक है। तो आपने देखा कि लैंग्वेज, लिटरेचर, ठीक है, रिलीजन, दे ऑल द कंपोजिशन ऑफ द कल्चर। अब जैसे मैं बताना चाहूंगा आपको कि आप देखिए, क्लास जैसे छात्र है, मजदूर है, किसान है, ये क्लास है, इसमें हर धर्म के लोग शामिल हो सकते हैं। जैसे हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ठीक है, क्रिश्चियन है, ये सब क्या है, कम्युनिटी हैं, समुदाय हैं। और इसके बाद देखिए हिंदुओं में ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, राजपूत है, ठीक है, क्षत्रिय है, वैश्य हैं, शूद्र हैं, तो ये सब मिलाकर के क्या बन जाते हैं, ये जातियों में डिवाइड होते हैं, जाति। और अभी एक जाति में आप उठा के देख लीजिए, जैसे आप किसी जाति में उठा के देख लीजिए, बहुत सारे आपको गोत्र मिलेंगे, और गोत्रों के नीचे चले जाएंगे तो मिल जाएगा परिवार, परिवार से नीचे आएंगे तो बन जाएगा पर्सन। तो इस तरह आपने देखा कि कल्चर क्या है, रिलीजन क्या है, लैंग्वेज क्या है, और ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं किसी सोशल सिस्टम के फंक्शन की।
इसलिए सोशल सिस्टम के फंक्शन की अगर हम बात करें तो सामाजिक व्यवस्थाएं दो तरह के कार्य करती हैं। सामाजिक व्यवस्थाएं जो होती हैं वो दो तरह के कार्य करती हैं। सबसे पहले तो कोई सामाजिक व्यवस्था जो कार्य करती है वो है सोशल सोशलाइजेशन यानी सामाजिकरण। सोशलाइजेशन क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति उस सामाजिक व्यवस्था में शामिल होता है तो समाज अपने आइडियल वैल्यूज को सिखाता है, अपने वैल्यूज को लर्न कराता है, उसको टीच करता है, उसको पढ़ाता है ताकि वो वैसा ही व्यवहार करे जैसा सामाजिक व्यवस्थाओं ने निर्धारित किया है। तो समाज की जो जिस सोशल सिस्टम में वो व्यक्ति शामिल हो रहा है उसकी जो सोच है उस सोच के अनुसार ही वो व्यक्ति कार्य करे, उस सोच के अनुसार उस सोच को सीखे, लर्न करे। इसी प्रक्रिया को सामाजिकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? सामाजिकरण। अच्छा, दूसरी बात है, समाज जो दूसरा फंक्शन करता है वो सोशल चेंज। सोशल चेंज यानी जो हम हर समाज ये चाहेगा कि वो सामाजिक न्याय की तरफ जाए यानी आइडियल वैल्यूज की तरफ जाए। तो ये आइडियल वैल्यूज है, अगर इस आइडियल वैल्यूज को हम ज़्यादा रेशनलाइज और प्रैक्टिकल बना देते हैं, रेशनल, ह्यूमैनिटिक और प्रैक्टिकल बना दें, तो इसको सोशल मॉडर्नाइजेशन कहते हैं। इसको बोलते हैं सोशल मॉडर्नाइजेशन। तो अगर पॉजिटिव चेंज हो रहा है, हम ज़्यादा रेशनलिटी की तरफ, प्रैक्टिकलिटी की तरफ, ह्यूमैनिटी की तरफ जा रहे हैं, तो इस सोशल चेंज को बोलते हैं मॉडर्नाइजेशन। और अगर हम आइडियल वैल्यू से रेशनलिटी के बजाय हम ट्रेडिशन की तरफ चले जाएं, हम अनह्यूमैनिटिक हो जाएं, या हम ऑर्थोडॉक्स बहुत ज़्यादा आइडियल होते चले जाएं, तो ये है सोशल प्रॉब्लम। सोशल प्रॉब्लम। तो चेंज दो तरह का होता है, आइडियल वैल्यूज से हम जब आगे बढ़ें तो मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा सकते हैं, या हम नेगेटिव चलें तो हम सोशल प्रॉब्लम की तरफ जा सकते हैं। तो जो सोशल चेंज है, ठीक है, अगर वो पॉजिटिव है तो मॉडर्नाइजेशन है, नेगेटिव है तो सोशल प्रॉब्लम है। ये चीज़ें समझ में आपको आ गई। थोड़ा सा मैं भारतीय समाज का एक 10 मिनट में स्ट्रक्चर बता दूं, इसके बाद में प्रॉब्लम्स पर चर्चा करना शुरू कर देता हूँ। देखिए, हम देखते हैं तो हमारी सभ्यता की शुरुआत हुई है वो इंडस वैली यानी सिविलाइजेशन तो है ही है, बट इंडस वैली से हम शुरू कर देते हैं। इंडस वैली को जो जन्म देने वाले लोग थे हमारे यहाँ के मूल निवासी थे, जिनको हम द्रविड़ कहते हैं या प्रोटोस्लैट कहते हैं, ठीक है। तो इसी तरह आप देखिए भारतीय मूल निवासियों में एक तो प्रोटोस्लैट हो गए, ठीक है, और कुछ मूल निवासी ऐसे हैं जो इंडस वैली सिविलाइजेशन को जन्म नहीं दिया, जो अलग अलग सभ्यताओं से आए, ठीक है, जैसे कुछ नील नदी की सभ्यता से निकल के आए, तो बोलते हैं निग्रिटो, और कुछ ऐसे हैं जिनको बोलते हैं मंगोलायड। तो ये हमारे तीनों ही मूल निवासी हैं। निग्रिटो जैसे केरला में, अंडमान निकोबार वगैरह में थोड़े बहुत पाए जाते हैं। मंगोलायड नॉर्थ ईस्ट में पाए जाते हैं, जम्मू कश्मीर और क्या कहते हैं तिब्बत वगैरह में, मतलब ये जो सटे हुए भाग वहाँ पाए जाते हैं। लेकिन प्रोटोस्टैट पूरे इंडिया में फैले हुए हैं, ठीक है। इसमें भील, मीणा, गरासिया, बहुत सारे ऐसे ट्राइबल्स हैं जो इसी कैटेगरी में आते हैं। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले हैं, इनका नेचुरल कल्चर है, का नेचुरल कल्चर है। प्रकृति को ये लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं और ये प्राकृतिक धर्म को मानते हैं। इनको इस सभ्यता के स्थान पर आया वैदिक सिविलाइजेशन। क्या आया? वैदिक सिविलाइजेशन। जब वैदिक सिविलाइजेशन आया तो यहाँ देखिए कुछ प्रॉब्लम्स निकल के आई। यहाँ समाज दो भागों में बट गया, आर्य और अनार्य। आर्य और अनार्य क्या मतलब? इन्फीरियर। और अनार्यों में कौन हो गए? मूल निवासी। तो मूल निवासियों में तीन कैटेगरी बन गई। पहली कैटेगरी होती जो आर्यों के गुलाम बन गए। तो आर्यों के गुलाम बन गए वो वही आज लोग क्या है, शेड्यूल्ड कास्ट हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, जिसको हम शूद्र कह लेते हैं। तो एससी के लोग जो सिस्टम में तो रहे लेकिन सिस्टम में उनको कोई अधिकार नहीं दिया गया, ठीक है। दूसरा, जो अपनी जान बचाने के लिए दुर्गम क्षेत्रों में भाग गए, ठीक है,
नदी के किनारे चले गए, पहाड़ों पे चले गए, ठीक है, उनका सिस्टम से संबंध ही खत्म हो गया, या उनका एक ऐसा सिस्टम बना रहा स्वतंत्र सिस्टम। ये तो हो गए एसटी के लोग। और तीसरा, आर्य पुरुष थे, महिलाओं को लेके नहीं आए थे। तो तीसरा महिलाएं, विमेंस। अब इन तीनों को मिला करके जो बना वो चौथा क्लास बन गया, क्योंकि आर्यों ने अपना 3 क्लास बनाया। जो लोग, राजनीति कौन करेगा, राज्य कौन बनाएगा, चलाएगा, जिसके पास ताकत होगा, पावर होगा। तो जिसके पास पावर था वो बन गए क्षत्रिय। क्षत्रिय। जिसके पास ज्ञान था, नॉलेज था, नॉलेज कहाँ से आएगा, धर्म से आएगा और शिक्षा से आएगा, एजुकेशन एंड रिलीजन। वो बन गए ब्राह्मण। और जो व्यापार करते थे, उत्पादन वितरण करते थे, वो बन गए वैश्य। तो पॉलिटिकल सिस्टम पे, सोशल सिस्टम पे, इकोनॉमिक सिस्टम पे इन तीनों का कब्जा हो गया, क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य। ठीक है। और इन तीनों को ही से वंचित कर दिया गया। तो समाज में पहली बार देखा गया कि एक सेग्रीगेशन आ गया और समाज में सामंतवादी व्यवस्था पैदा हो गई। अब फिर आप देखिए, यहाँ तो हमें एक जाति की बात करते हैं हम, कि जातियों के आधार पर अन्याय हुआ, या लिंग के आधार पर अन्याय हुआ, या मूल व्यवस्था से अलग हो जाने के आधार पर अन्याय हुआ। तो SC ST और महिलाएं, ठीक है, इनके साथ जो अन्याय हुआ वो वैदिक काल से शुरू हो गया। दूसरी स्थिति आती है कि अब हमारे पास एक नया सिस्टम आ गया, जहां पर एक अलग धर्म आ गया, मुस्लिम। और दूसरा हमारे पास धर्म था हिंदू। जब मध्यकाल आया भारत का, तो मुस्लिम और हिंदू में समाज विभाजित हो गया। तो ये कम्युनिटी है, क्या है, कम्युनिटी, समुदाय। यहाँ समुदाय के आधार पर समस्याएं शुरू हो गई। हमारा समुदाय अच्छा है, हमारा धर्म अच्छा है, तुम्हारा धर्म अच्छा है। तो धार्मिक श्रेष्ठता का जो सिद्धांत है कि भाई हमारे इस धर्म में बहुत सारी गलतियां होते हुए भी अगर हम उसको बोले श्रेष्ठ है, तो इसी सोच को सांप्रदायिकता कहते हैं। क्या बोलते हैं, सांप्रदायिकता। क्या है, मेरा समुदाय तुम्हारे समुदाय से सुपीरियर है, ये सोच को संप्रदाय। तो सांप्रदायिकता की समस्या मध्यकाल में पैदा हो गई। जबरन धर्मांतरण, ठीक है, धार्मिक हमले, ठीक है, धार्मिक गुलाम बनाना, शोषण करना, ये सारी समस्याएं शुरू हो गई। तो सांप्रदायिकता की समस्या यहाँ से मानते हैं। फिर आए अंग्रेज। जब अंग्रेज आए, तो अंग्रेजों ने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तीनों व्यवस्थाओं पर कब्जा करने का प्रयास किया। तो वहां से उन्होंने ये कहने का प्रयास किया कि भाई हम मॉडर्नाइजेशन भारत का करना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में उन्होंने मॉडर्नाइजेशन न करके वेस्टर्नाइजेशन किया। दोनों में अंतर क्या है, वेस्टर्नाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन में? अगर हम ज़्यादा तार्किक, व्यवहारिक, अपनी परिस्थितियों के अनुसार जो हमारी समस्याएं हैं, अपनी संस्कृति को ज़्यादा तार्किक, व्यवहारिक और मानवीय बनाते हैं, तो ये मॉडर्नाइजेशन है। और जब हम पश्चिम की संस्कृति को एटीजी एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो ये वेस्टर्नाइजेशन है, चाहे वो हमारे काम की हो चाहे ना हो, तो वेस्टर्नाइजेशन है। तो यहाँ समस्या शुरू हो गई, मॉडर्नाइजेशन वर्सेस वेस्टर्नाइजेशन। और यहाँ पर सांस्कृतिक हमले शुरू हो गए। उन्होंने बताने का प्रयास किया कि भाई तुम्हारी संस्कृति, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, हमारी संस्कृति बिल्कुल बेकार है, और हमारी संस्कृति तुम सबसे बहुत ज़्यादा सुपीरियर है। तो यहाँ पर इस तरह की समस्याएं निकल के आ गई। लेकिन कहीं ना कहीं इंग्लैंड एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का देश था। तो जब 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, तो जो बहुत सारी सामाजिक समस्याएं थीं, उन समस्याओं को लेकर के एक न्याय का सिद्धांत निकल के सामने आया। सामाजिक न्याय का सिद्धांत सामने निकल करके आया। जब सामाजिक न्याय का समझ निकल के आया, तो बहुत सारी सामाजिक समस्याएं जिसको हमने आइडेंटिफाई किया, ठीक है, उस पर हम बात कर लेते हैं, जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे आरक्षण की आप बात करते हैं, आरक्षण आज एक बहुत बर्निंग टॉपिक है। टेररिज्म, आतंकवाद की बात करते हैं, नक्सलवाद की बात करते हैं, फार्मर्स की समस्या, यूथ की समस्या, ओल्ड की समस्या, लेबर की समस्या, मेंस की समस्या, चाइल्ड की समस्या, जातिवाद, संप्रदायवाद, LGBT, डिविनिलेशन, एजुकेशन, हेल्थ, फूड, तो सगोत्र विवाह, ठीक है, मानवाधिकार, ड्रग्स,
पॉपुलेशन की समस्या, रूरल अर्बन, तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं पैदा हुई जो आज हमारे सामने, सरकार के सामने एक चुनौती है। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं आरक्षण पर। सोशल जस्टिस क्या है समझ लीजिए आप। सोशल जस्टिस ये कहता है कि समाज में सभी को समानता है, यानी समाज में न्याय है, और न्याय का अर्थ है सभी को अधिकार है। यानी सोशल जस्टिस का सिद्धांत है सोशल राइट्स, सामाजिक अधिकारों की बात करें हम। और राइट्स में दो पार्ट हैं, स्वतंत्रता और समानता, लिबर्टी और इक्वलिटी। लेकिन जब हम समाज में जाते हैं तो हम देखते हैं एक चीज कि लैंगिक आधार पर, जेंडर बेस, महिलाओं के साथ, विमेंस के साथ न्याय होता है। जाति के आधार पर एससी के साथ अन्याय होता है, और पॉवर्टी के आधार पर ईडब्ल्यूएस के साथ न्याय होता है, और क्लास के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के आधार पर जो लोग शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं वो उन जगहों पर भागीदारी नहीं कर सकते हैं जिन जगहों पर योग्यता को, एजुकेशन को योग्यता माना गया है। तो शैक्षणिक आधार पर जो पिछड़ गए वो भागीदारी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इक्वलिटी नहीं आ सकती है, लिबर्टी नहीं आ सकती, पावर्टी नहीं हो सकते, उनको बोला गया ओबीसी, ठीक है। तो एक चीज ध्यान दीजिए कि सामाजिक न्याय का अर्थ होता है कि समाज में सभी का सशक्तिकरण। देखिए, हम सामाजिक न्याय दो तरह से, समानता दो तरह से पैदा कर सकते हैं। एक तो जो सशक्त वर्ग है उसको भी निशक्त बना दें, ये नेगेटिव समानता है। लेकिन अगर निशक्त वर्ग को भी हम सशक्त बना दें, यानी ओवर प्रिविलेज जो लोग हैं इनके बराबर हम अंडर प्रिविलेज को भी पहुंचा दें, तो जो जेंडर बेस इनक्वलिटी आई है, कास्ट बेस इनक्वलिटी आई है, ईडब्ल्यूएस बेस एक्सप्लॉयटेशन इनक्वलिटी आई है, या ओबीसी बेस आई है, उसकी बात करते हैं हम। तो आरक्षण क्या है? आरक्षण सरकार यानी राज्य द्वारा, स्टेट, जो समाज, समाज की भौतिक एकता क्या है, राज्य जो सरकार चलाती है, तो राज्य द्वारा इन वंचित समूहों के पक्ष में, जो वंचित ग्रुप हैं इनके पक्ष में एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। ये जो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है इसी को आरक्षण कहते हैं। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन मतलब है कि अगर किसी के जेब में 100 रुपया है और किसी के जेब में 1 रुपया है, तो इसको 99 रुपया अगर दे दिया जाए तो इसके पास भी 100 रुपया हो जाएगा, इसी को आरक्षण कहते हैं। और ऐसा नहीं होगा कि फिर उसको 99 रुपया दिया जाएगा, एक बार उसको दे दिया गया तो उसके पास 100 हो गया, वो बराबर हो गया, ठीक है। तो आरक्षण क्या है? राज्य द्वारा दिया गया एक धनात्मक भेदभाव है वंचित वर्गों के पक्ष में, वंचित समूहों के पक्ष में। और वंचना किस आधार पर है? एक्सक्लूजन किस आधार पर है? जेंडर बेस है, यानी महिलाएं, कास्ट बेस है, यानी एसटी, सॉरी एससी, जो सिस्टम से दूर चले गए, ठीक है, एसटी जो सिस्टम से स्वतंत्र, मतलब अलग अलग पड़ गए, आइसोलेटेड हो गए, तो एसटी, ईडब्ल्यूएस जो गरीब हैं, जनरल के हैं बट गरीब है, ओबीसी और एसटी। तो इसीलिए इन 5 समूहों को आरक्षण दिया गया, राज्य द्वारा धनात्मक भेदभाव दिया गया, ताकि सिस्टम में आप भागीदारी कर सकें। और जब सिस्टम में आप भागीदारी करेंगे तो समानता आएगी, और समानता आएगी तो सभी समूहों का एम्पावरमेंट होगा और एम्पावर्ड समाज बनेगा। तो आरक्षण का उद्देश्य है कि जिन आधारों पर वंचनाएं की गई हैं उन्हीं आधारों पर आरक्षण दिया गया है। आरक्षण का आधार क्या हो कि सर जो आधार सोशल एक्सक्लूजन कर रहा है वही आधार आरक्षण का है। आरक्षण का उद्देश्य क्या है? आरक्षण का उद्देश्य है कि वंचित समूहों को भागीदारी दे दिया जाए ताकि उनका सशक्तिकरण हो जाए। तो आरक्षण का उद्देश्य सामाजिक, सोशल एम्पावरमेंट है, सामाजिक सशक्तिकरण है, यानी सभी समूह जो वंचित हैं का सशक्तिकरण के माध्यम से समानता और स्वतंत्रता स्थापित करके न्याय स्थापित करना है, ठीक है। अब ये है कि आरक्षण से रिलेटेड जो बहुत सारे इश्यूज आते हैं, आरक्षण बिल्कुल सही चीज़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। संविधान में भी आर्टिकल 16 में दिया गया है, 15 में भी कहा गया है, ठीक है, कि राज्य चाहे तो भेदभाव कर सकता है, समानता। और हम लोग रॉल्स का सिद्धांत लेते हैं, रॉल्स यही तो कहता है कि समानता कह देने से समानता नहीं होती है। जितने लोग हैं इसमें राज्य ज़्यादा काम करेगा तब समानता आएगी। तो ये रॉल्स का सिद्धांत है, रॉल्स का जस्टिस थ्योरी है
भाई राज्य धनात्मक भेदभाव करेगा उन लोगों के पक्ष में जो वंचित हैं। देखिए आप, जो आरक्षण है, ठीक है, उसका फायदा क्या हुआ है? रिजर्वेशन जो है, इससे वास्तव में एम्पावरमेंट तो हो ही रहा है। आज महिलाओं का एम्पावरमेंट हुआ है, तो वो सेंट्रल लेवल पर आरक्षण नहीं है महिलाओं का, लेकिन स्टेट लेवल पर आरक्षण मिला हुआ है, तो एम्पावरमेंट है। ठीक है, दूसरा क्या हो रहा है कि सोशल जस्टिस हो गया। तीसरा क्या है कि अब जो एस सी एस टी ओ बी सी, देखो प्रकृति ने सबको समान बनाया है, इसलिए हम जेंडर के बेस पर, कास्ट के बेस पर, ये सब बेकार की बातें हैं, भेदभाव नहीं कर सकते। तो इस आधार पर हम क्या करेंगे कि सभी की क्षमताओं का देश के विकास में योगदान हो रहा है। जैसे महिलाओं की क्षमता है, एस सी एस टी की क्षमता है, ओबीसी की क्षमता है, ईडब्ल्यू एस की क्षमता है। ठीक है, अब मुद्दा यह है कि आरक्षण का फायदा तो हुआ है सर, एम्पावरमेंट में आरक्षण ने मदद की है और इनमें एक विश्वास पैदा किया है जो वंचित समूह थे। ठीक है, कि मैं भी सीएम बन सकता हूँ, पीएम बन सकता हूँ, ठीक है, कलेक्टर बन सकता हूँ, आईएएस बन सकता हूँ, आरएस बन सकता हूँ, जज बन सकता हूँ, एवरीथिंग। अब मुद्दा ये है कि आरक्षण कहाँ कहाँ दिया जाए। तो पहला हो गया, आरक्षण क्या है, व्हाट इज रिजर्वेशन, आरक्षण किसको दिया जाए। तो किसको दिया जाए, हमने बताया कि जिन आधार पर एक्सक्लूजन है, एक्सक्लूजन का जो आधार है, बेस बता दिया हमने आपको, जेंडर बेस हो चाहे कोई भी हो, यानी महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाए। तीसरी बात हमने बताई, आरक्षण की कंडीशंस क्या हो, शर्तें क्या हो। देखो आरक्षण तभी तक दिया जाए, पहली शर्त तो यह है, आरक्षण तभी तक दिया जाए जब तक पॉलिटिक रेट ना हो जाए, एम्पावरमेंट ना हो जाए। जैसे एस सी एस टी की हम बात करें, तो एस सी एस टी में देखिए अभी जनरल के बराबर उनकी मेरिट नहीं जाती है। ओबीसी की बात करें तो जनरल के बराबर मेरिट जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि आरक्षण की समय समय पर समीक्षा की जाए, जो लोग एम्पावर्ड हो गए हैं उनको बाहर किया जाए। एम्पावर्ड लोग किसी जाति में हो गए हैं या जिनको आरक्षण दिया जा रहा है, अगर एम्पावर्ड हो गए हैं तो उनको एक्सक्लूड कर दिया जाए। कुछ लोग कहते हैं एक्सक्लूड करोगे तो फिर वो फिर पिछड़ जाएंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो कहा जाए कि भाई आरक्षण आपका नहीं है, खाली आरक्षण आपकी जाति में सभी लोगों का एम्पावरमेंट है, आपके समूह में सभी का एम्पावरमेंट है। तो पहली कंडीशन ये है कि आरक्षण तभी तक दिया जाए जब तक एम्पावरमेंट ना हो। अगर एम्पावरमेंट किसी का हो जाए तो उसको बाहर किया जाए, अगर किसी जाति या समुदाय का हो जाए तो उसको भी बाहर किया जाए। तो आरक्षण के समय समय पर समीक्षा की जाए। अब ईडब्ल्यू एस आरक्षण की बात आती है, तो आपको यही बोलना है कि सर कहीं ना कहीं सरकार के पास ऐसा डेटा होगा जिस आधार पर यह साबित किया जा रहा है कि गरीबी भी एक्सक्लूजन का आधार है। तो इस आधार पर जनरल कैटेगरी के गरीबों को आरक्षण दिया गया है ताकि उनका भी एम्पावरमेंट हो सके। ठीक है, तो आधार और भी शामिल कर सकते हैं या बाहर भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। आरक्षण कब तक दिया जाए ये भी कंडीशन क्लियर हो गई। अब आरक्षण कहाँ ना दिया जाए, ठीक है, आरक्षण कहाँ ना दिया जाए, तो आरक्षण हायर जुडिशरी में ना दिया जाए। देखिए हायर जुडिशरी में ना दिया जाए और आरक्षण वहां ना दिया जाए जहां पर, क्योंकि ये योग्यता से कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज है। ठीक है, तो आरक्षण वहां ना दिया जाए जहां पर क्वालिटी, यानी जहां पर हाई मेरिट की जरूरत है। जैसे बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट वगैरह हैं, हाई मेरिट की जरूरत है, वहां पर हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए वहां पर ऑलरेडी क्वालिफाइड पर्सन शिक्षा वगैरह के माध्यम से एस सी एस टी या ओबीसी को पहले से ही बहुत एडवांस बना दिया जाए ताकि वो सीधा भागीदारी कर सके। हायर जुडिशरी में क्यों ना दिया जाए उसका रीजन मैं बता रहा हूँ। देखिए हायर जुडिशरी को इसलिए ना दिया जाए क्योंकि हमारे देश में जो जस्टिस है एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, और नेचुरल जस्टिस जो है उसको डिटरमाइन कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, क्योंकि नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट हमारे संविधान में है। ठीक है, और नेचुरल जस्टिस का ही पार्ट है सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस इज द पार्ट ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो अगर हमने नेचुरल जस्टिस से कंप्रोमाइज किया तो फिर हमारा लोकतंत्र, हमारा पूरा सिस्टम, ह्यूमन राइट खतरे में पड़ जाएगा।
क्योंकि यहाँ योग्यता की जरूरत है। जब किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, जो कॉन्सेप्ट दिया गया था संविधान बनाते समय वो यही था, बिकॉज हायर जुडिशरी प्रोटेक्ट द ह्यूमन राइट, डिसाइड केस ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन राइट, natural justice, and social justice is the part of natural justice, so every social justice should be found under the natural justice। तो जहाँ social justice natural justice में contradiction होगा हम natural justice को प्रेफर करेंगे, इसलिए हायर जुडिशरी में अभी तक आरक्षण नहीं दिया गया है। और जहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई मेरिट की जरूरत होती है तो वहाँ मेरिट से कंप्रोमाइज करना संभव नहीं, वहाँ भी आरक्षण ना दिया जाए। ठीक है, बहुत क्लियर है। तो आपने देखा कि आरक्षण कहाँ ना दिया जाए, कहाँ दिया जाए, कब तक इसको रखा जाए। आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, नहीं हो बिल्कुल चाहिए। अब पदोन्नति में आरक्षण की बात अगर हम करते हैं तो पदोन्नति में आरक्षण देखो दिया गया है। पदोन्नति में आरक्षण का उद्देश्य है कि भागीदारी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों होनी चाहिए। अगर आपने जैसे 100 डायरेक्ट भर्ती की सीटें आई और आपने इसमें आरक्षण दे दिया तो ये डायरेक्ट भागीदारी हो गई, यानी क्वांटिटी तो मेंटेन हो गई, क्वांटिटी तो मेंटेन हो गई, लेकिन प्रमोशन से ही हम बड़े पदों पे जाते हैं। तो अगर यहाँ पर आदमी नहीं पहुंच पाया SC ST या OBC का या EWS का या महिलाएं, तो क्वालिटी मेंटेन नहीं होगी। तो भागीदारी का उद्देश्य न केवल क्वांटिटी है बल्कि क्वालिटी भी है। तो इसी सिद्धांत पर पदोन्नति में आरक्षण की बात की जाती है कि अगर सामान्यतः SC ST या OBC या महिलाएं ना मिलें, ठीक है, ना ये नहीं मिलते हैं, तो ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, पदोन्नति में आरक्षण दिया जा सकता है। अब अगली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आरक्षण की सीमा लिमिट क्या हो। 50% की सीमा, इसको कई सारे राज्य पार कर चुके हैं। तो एक चीज ध्यान दीजिए, आरक्षण का उद्देश्य है एम्पावरमेंट और इक्वलिटी के माध्यम से, किसी को ओवर प्रिविलेज बनाना नहीं है। तो एक राज्य इस चीज को डिसाइड करे कि क्या 50% की सीमा में एम्पावरमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सामान्यतः 50% की सीमा में आप एम्पावरमेंट करें, लेकिन अगर आपको लगता है नहीं कर सकते हैं तो कोई कमेटी बनाएं और कारण बताते हुए 50% की सीमा को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि नेचुरल जस्टिस का कम्प्लीमेंट्री है सोशल जस्टिस, तो एक दूसरे के कंट्राडिक्टरी नहीं है, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। तो सोशल जस्टिस इज द कम्प्लीमेंट्री टू नेचुरल जस्टिस, नॉट कंट्राडिक्ट टू ईच अदर। तो ऐसी स्थिति में आप नेचुरल जस्टिस को मेंटेन करने के लिए आरक्षण में फ्लेक्सिबिलिटी कर सकते हैं, 50% की सीमा भी खत्म कर सकते हैं, कोई और भी आधार ले सकते हैं, पुराने आधारों को खत्म कर सकते हैं, पदोन्नति में भी आरक्षण दे सकते हैं ताकि क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों भागीदारी हो जाए। ठीक है, ये आरक्षण से संबंधित आपके सारे प्रश्न थे जो मैंने आपको बताए। अब अगला टॉपिक आता है आपका टेररिज्म, आतंकवाद। ये चल रहा है आतंकवाद। आतंकवाद को वैसे तो कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है, हमारे देश में एक कानून बनाया गया आतंकवाद को रोकने के लिए, UAPA, लॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। उसमें ये बोला गया है कि विध्वंसक गतिविधियों में शामिल समूह या व्यक्ति, व्यक्ति भी हो गया, ठीक है, जो एक विचारधारा को फॉलो करते हैं वो आतंकवादी हैं। लेकिन मैं एक जनरल डेफिनेशन दे रहा हूँ जो आप लोग बता सकते हैं। टेररिज्म वास्तव में एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। जैसे उदारवाद है, लोकतंत्रवाद है, बहुत सारे हैं, वैसे एक टेररिज्म आतंकवाद भी एक विचारधारा है। बस अंतर ये है कि ये पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट को पाने के लिए, जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मतलब है पॉलिटिकल सिस्टम पर कब्जा, पॉलिटिकल सिस्टम पर कब्जा, तो उस आइडियोलॉजी को पाने के लिए ये बैलेट, लोकतंत्र में बैलेट का सिद्धांत होता है, बैलेट का प्रयोग करता है। तो एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जहां पर पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए आतंक यानी बुलेट का सहारा लिया जाता है, आतंक का सहारा लिया जाता है, यह आतंकवाद। ठीक है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जहां पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए बुलेट का सहारा, यानी आइडियोलॉजी है, ध्यान दीजिए इसको। हमेशा आतंकवाद लोकतंत्र के अगेंस्ट आएगा क्योंकि लोकतंत्र बैलेट पर आधारित है, इसलिए लोकतंत्र और आतंकवाद में
एक कंट्राडिक्शन है। कभी भी आतंकवाद लोकतंत्र नहीं बन सकता ना। लोकतंत्र लोकतंत्र न्याय पर आधारित व्यवस्था है, तो ऑब्वियस है कि अगर आतंकवाद आ गया तो न्याय पर आधारित व्यवस्था नहीं होगी। ठीक है, ये एक तरह से तानाशाही व्यवस्था बनेगी। ठीक है, तो लोकतंत्र में हम आतंकवाद को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, ये चीज बहुत क्लियर है। अब आतंकवादी जो, देखिए ध्यान दीजिए, अगर जो आतंकवाद है, ये विचारधारा, इसको वहां के लोकल पीपल सपोर्ट करने लगे। अगर कोई आतंकवादी विचारधारा है, उसको वहां के लोकल पीपल भी सपोर्ट करने लग गई, क्योंकि उनको लगता है कि इनकी मांग बड़ी पॉपुलर है, और लोग जुटते चले गए। तो इसको बोलते हैं इंसर्जेंसी, अलगाववाद। क्या बोलते हैं? मूल व्यवस्था से अलग होने की इच्छा, मूल व्यवस्था से अलग होने की इच्छा, ये अलगाववाद है। ठीक है, और जो अलगाववाद है, ठीक है, तो आतंकवाद अलगाववाद कब बनता है? जब उसको मासेस का, यानी वहाँ लोकल जनता का समर्थन मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि इनकी मांग बड़ी पॉपुलर है, के साथ जुड़ जाना चाहिए, तो ये हो जाता है अलगाववाद। तो आतंकवाद से ज़्यादा खतरनाक अलगाववाद है। अब आतंकवाद जो है, ठीक है, आतंकवाद का आधार क्या है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। आतंकवाद का आधार क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि आतंकवाद का नुकसान क्या है, यानी हो क्यों नहीं सकता। ठीक है, इफेक्ट, फिर कैसे रोके इसको, इस पर चर्चा करते हैं। आतंकवाद, देखिए, कई सारे रूपों में हो सकता है, लेकिन एक तो ये कहा जाता है कि रिलीजन, धर्म से इसका संबंध है, इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, और दूसरा इंटरनेशनल टेररिज्म। भारत दो तरह के आतंकवाद से प्रभावित है, कभी कभी इसको हम धर्म से जोड़ते हैं, कभी कभी इसको हम अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से जोड़ते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, जो टेररिज्म है, जो टेररिज्म है, वो, उसका आधार रिलीजन नहीं हो सकता, क्योंकि रिलीजन हमेशा, दुनिया का कोई भी रिलीजन ऐसा नहीं है जो भी किसी के मारने की बात करे, हमेशा ह्यूमैनिटी की बात करता है, वो मानवता की बात करेगा। ठीक है, और आतंकवाद कभी भी मानवता की बात नहीं करता। आपका जवाब क्लियर है कि सर, धर्म की गलत व्याख्या, धर्म की गलत व्याख्या से कुछ लोग धर्म का चोला ओढ़ लेते हैं ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए, लेकिन धर्म कभी भी आतंकवाद को सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि आतंकवाद जहां मानवता विरोधी है, लोकतंत्र विरोधी है, न्याय विरोधी है, धर्म हमेशा मानवता की बात करता है, न्याय की बात करता है। ठीक है, तो रिलीजन से इसका कोई संबंध नहीं है। दूसरा, हम इंटरनेशनल, क्योंकि धर्म में, धर्म को चलाने वाले कौन लोग हैं? पढ़ लोग हैं, अतार्किक लोग हैं, तो क्या करते हैं, धर्म को एक ढाल बना लेते हैं आतंक फैलाने के लिए। अब इंटरनेशनल टेररिज्म की बात करते हैं हम, तो भारत एक इंटरनल टेररिज्म से भी प्रभावित है, जिसको कभी कभी धर्म और संस्कृति को आधार बनाया जाता है। जैसे इंडियन मुजाहिदीन एक समूह था। इंटरनेशनल टेररिज्म, देखिए भारत इंटरनेशनल टेररिज्म से प्रभावित है, और इंटरनेशनल टेररिज्म में आपने देखा होगा अलकायदा, ISIS, और कश्मीर में बहुत सारे आतंकवादी समूह हैं। तो मैं बात करता हूँ इंटरनेशनल टेररिज्म में अलकायदा जैसे समूह कैसे पैदा हो गए, ये कैसे निकल गए। तो ध्यान दीजिए, मैं पैन इस्लामिक आतंकवाद की बात करता हूँ, बाकी बहुत सारी दुनिया में आतंकवादी समूह हैं जो अपनी संस्कृति के लिए, अपने धर्म के लिए लड़ रहे हैं, सरकारों से लड़ रहे हैं, बट हम पैन इस्लामिक आतंकवाद की बात करते हैं। ठीक है, जब हम पैन इस्लामिक आतंकवाद की बात करते हैं, तो इस, इसको प्रपोज करने का काम किया है ओसामा बिन लादेन ने। कैसे किया है? और इसमें गलती USA की भी है। अगर ISIS जैसे समूह पैदा हो गए, तो USA की गलत नीतियां हैं, प्लस ओसामा का एक आइडियोलॉजिकल, एक आइडियोलॉजी है, थॉट है उसका, कैसे।
उसामा ने कहा कि इस्लाम खतरे में है, इस्लाम इज इन डेंजर। खतरे में कारण बता दिया उसने। इस्लाम के खतरे में होने का पहला कारण यह है कि 1917 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था, तो खलीफा तुर्की का था, जो मुसलमानों का धर्मगुरु था। थोड़ा सा इनको, इनके स्ट्रक्चर को समझें। अल्लाह सर्वशक्तिमान है, अल्लाह का जो पृथ्वी पर अवतार है वो खलीफा है, और अल्लाह की जो शिक्षाएं सब तक पहुंचाता है वो पैगंबर है। ठीक है। और अल्लाह के जो आदर्श विचार हैं वो कुरान है, और अल्लाह ने जो एक सामान्य मानव को जीने के लिए एक व्यवस्था बताई वो शरीयत है। तो कुरान का ही पार्ट शरीयत है। ठीक है। शरीयत और कुरान इनके आदर्श ग्रंथ हैं। ठीक है। और पैगंबर इन चीज़ों को बताता है। पैगंबर कौन थे? मोहम्मद साहब थे। अल्लाह को किसी ने देखा नहीं, विजुअल नहीं। खलीफा धरती पर इनके अवतार हैं। खलीफा के अंडर में जो लोग शासन करते हैं वो सुल्तान है, और सुल्तानों के अंडर में जो आते हैं वो मुसलमान हैं, और जो मुसलमान मुस्लिम धर्म को नहीं मानते वो काफिर है। इनका स्ट्रक्चर है। तो 1917 में खलीफा के, तुर्की के खलीफा को सल्ट करके बाहर कर दिया गया, कमाल पाशा की सत्ता। किसने किया ये काम? किया किसने? क्रिश्चियनों ने किया। किसने किया? क्रिश्चियनों ने किया। ठीक है। तो क्रिश्चियन इस्लाम के दुश्मन है। फिर 1947 में जो भारत के विभाजन के समय दंगे हुए, तो उसमें इसने कहा कि हिंदू भी इस्लाम के दुश्मन है। 1948 में जब इसराइल का निर्माण हुआ, बोला ज्यूज भी, यहूदी भी इस्लाम के दुश्मन है। जब 1977 में रसिया ने अफगानिस्तान पर हमला किया, तो ये कहा गया कि कम्युनिस्ट भी इस्लाम के दुश्मन है। जब 1991 में गल्फ वॉर हुआ, कहा गया कैपिटलिस्टिक भी इनके दुश्मन है। और जब बदला लेने का प्रयास ओसामा बिन लादेन ने किया अमेरिका में 2001 में, तो जितने काफिर थे दुनिया के जो अमेरिका का साथ देने चले गए, वो मुस्लिम भी, काफिर मुस्लिम भी इस्लाम के दुश्मन है। तो पूरी दुनिया के इस्लामिस्ट एक साथ आ जाओ, एक साथ आने के साथ एक समूह बना लो और पूरी दुनिया पर शासन करो। ठीक है। और पूरी पूरी दुनिया की सारी सभ्यताओं को नष्ट कर दो। खाली एक ही सभ्यता रहेगी जिसका नाम है इस्लाम। तो इस आइडियोलॉजी ने दुनिया के बहुत सारे कट्टरपंथी समूहों को, जो छोटे छोटे समूह थे, को जोड़ करके एक पैन इस्लामिक आतंकवादी समूह का निर्माण कर दिया, जिसका नाम था अल-कायदा। क्योंकि आतंकवाद एक विचारधारा है, तो आज संचार के युग में विचारधाराएं इंटरनेट वगैरह के माध्यम से आराम से फैल जाती हैं। ठीक है। इसलिए आतंकवाद को रोकना संभव नहीं होगा, क्योंकि ये विचारधारा है, और विचारधाराओं को फैलने से रोका नहीं जा सकता। दूसरा कारण है अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद फैलने का, अमेरिका, यूएस से। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अपने नेशनल इंटरेस्ट को, राष्ट्रीय हित को, नेशनल इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए आतंकवाद का सहारा लेते हैं। किसी देश को डिस्टेबलाइज करने के लिए इसका सहारा लेते हैं। जैसे मैं बताना चाहूँगा कि जब इराक में अमेरिका ने सत्ता ली, तो इराक के जो शियाओं को सत्ता दे दी, तो जो सुन्नी थे वो अमेरिका के खिलाफ लड़ने लग गए। ठीक है। ऑपरेशन रेड डॉन बोलते हैं उसको, ऑपरेशन रेड डॉन। तो इराक में एक बहुत बड़ा समूह जो एक विसत्ता में थे, वो सारे आतंकवादी समूह में शामिल हो गए। ठीक है। दूसरा, अरब स्प्रिंग के नाम पर, अरब स्प्रिंग के नाम पर बहुत सारे देशों में अमेरिका ने दखल दिया, जिसमें सीरिया भी शामिल है। सीरिया के शासक को हटाने के लिए वहां पर बड़ी मात्रा में आतंकवादियों को सहायता दी गई। तो सीरिया, बाद में क्या हुआ, इराक और सीरिया के दोनों आतंकवादी समूहों ने, ठीक है, मिलकर के अपना समूह बना लिया। इसका नाम था ISIS, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। ठीक है। और ये अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन
तो उसामा बिन लादेन की आइडियोलॉजी प्लस अमेरिका की गलत नीतियां जो हैं, बहुत सारे ऐसे देशों की गलत नीतियां तो डिप्लोमेसी का साधन बताते हैं आतंकवाद को, के कारण अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद फैला। तो आतंकवाद का कारण समझ में आ गया। ठीक है, आतंकवाद का कारण बहुत क्लियर है कि कभी कभी धर्म की गलत व्याख्या से आतंकवाद आता है और कभी कभी, अब इसके इफेक्ट की बात कर देते हैं। देखिए, आतंकवाद ठीक के खिलाफ है क्योंकि ये डेमोक्रेटिक और जस्टिस सबको खत्म कर देता है। ये नेशनल सिक्योरिटी के सामने बहुत बड़ा खतरा है। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा के सामने बहुत बड़ा खतरा है ये। ठीक है, तो और इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। तो मानवता के लिए खतरा है, लोकतंत्र के लिए खतरा है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है और इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। ठीक है, आतंकवाद की बड़ी समस्या है। अब अगली बात करते हैं कि आतंकवाद को फैलने से रोका क्यों नहीं जा सकता। तो आतंकवाद को फैलने से इसलिए नहीं रोका जा सकता क्योंकि आतंकवाद विचारधारा है। सामान्य अपराध में और आतंकवाद में अंतर भी यही है कि सामान्य अपराध में विचारधारा काम नहीं करती, जबकि आतंकवाद में विचारधारा काम करती है। तो सामान्य अपराध में विचारधारा काम करती है, सॉरी, जैसे बैंक की डकैती है तो कोई विचारधारा नहीं है, पैसे की लूट है। लेकिन अगर कोई विचारधारा से प्रभावित होकर के डकैती डालता है कि भाई हमें तो आतंकवाद फैलाना है, तो ये आतंकवाद कभी कभी इसलिए सरकारें क्या कहती हैं, जैसे लाल किला का बम विस्फोट है, तो इतना टाइम क्यों लग गया कि आतंकवादी हमला है कि नहीं है। क्योंकि अगर आतंकवादी हमला होता तो एक विचारधारा पर आधारित होता है ये। ठीक है, और अगर आतंकवादी हमला नहीं, सामान्य अपराध है, तो विचारधारा पर आधारित नहीं होता है। इसीलिए सरकारें समय लेती हैं जांच करने के लिए। अब मुद्दा ये है कि आतंकवाद को कैसे रोका जाए, हाउ टू प्रिवेंट। इसको रोके कैसे। तो आतंकवाद को रोकने के दो तरीके, क्योंकि ये एक आइडियोलॉजी है। क्या है? आइडियोलॉजी। तो दुनिया में आप एक चीज देखिए कि आप डेमोक्रेसी की अच्छाइयों को बताएं और ह्यूमैनिटी राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश से लेकर दुनिया तक, गांधीवादी जो विचारधारा है वो आतंकवाद को रोक सकती है। गांधीवादी विचारधारा वास्तव में मानवता के पोषक है। तो जब तक मानवीय मूल्यों का विकास पूरी दुनिया में नहीं होगा, किसी को लगेगा कि मेरा शोषण हो रहा है, तो इस तरह की घटनाएं घटती रहेंगी। तो ह्यूमैनिटी वैल्यूज को वरीयता दी जाए, चाहे समूह हो चाहे समुदाय हो। ऐसा ना हो कि सांस्कृतिक हमला हो गया, जातीय हमला हो गया, या किसी क्षेत्र पर पॉलिटिकल हमला हो गया, किसी देश ने किसी देश पर कब्जा कर लिया है, इस तरह की बातें नहीं हो। ठीक है? तो मानवाधिकार और आत्मनिर्णय जो संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में लिखा गया है, इसको सबसे ज्यादा वरीयता दी जाए। इस तरह के मूल्यों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित किया जाए, पहली बात। दूसरी बात, अब हम एक्शन की बात करते हैं। तो एक्शन भी दो लेवल पर होना चाहिए। एक इंटरनेशनल लेवल पर एक्शन होना चाहिए और एक नेशनल लेवल पर एक्शन होना चाहिए। जो इंटरनेशनल लेवल पर एक्शन होता है उसमें क्या होता है कि आज आतंकवाद की कोई परिभाषा ही नहीं है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी एक परिभाषा डिसाइड की जाए और जो सदस्य देश बने वो प्रोएक्टिव कार्य करें। क्या करें? प्रोएक्टिव, यानी ना तो किसी तरह के आतंकवाद को समर्थन दें, ना फंडिंग दें, ना हथियार दें, बल्कि अगर उनको लगता है तो वो उस पर हमला करके उसको रोकें। तो इंटरनेशनल लेवल पर ये काम किया जा सकता है। अगर नेशनल लेवल की हम बात करते हैं तो नेशनल लेवल पर भी हम क्या कर सकते हैं। नेशनल लेवल पर हम अपने इंटेलिजेंस को मजबूत करें, इन्वेस्टिगेशन को मजबूत करें। ठीक है, और स्पेशल फोर्सेज बनाएं, स्पेशल लॉज बनाएं, स्पेशल कोर्ट बनाएं, ताकि तेजी से इस पर कार्रवाई हो सके। तो प्रिवेंटिव, ठीक है, मेजर, यानी आतंकवादी घटनाओं को रोकना और आतंकवादी घटना होने के बाद को सजा दिलाना जल्दी से, ये दोनों ही स्तर पे हमें काम करने की जरूरत है। ताकि हमारे पास एनआईए है, स्टेट पुलिस है, एनएसजी है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे कानून बने, जैसे यूएपीए बना हुआ है। तो ठीक है, ये प्रभावशाली है। दूसरी बात, जैसे कुछ देश ऐसे हैं जो पूर्ण रूप से आतंकवाद को प्रमोट करते हैं, जैसे पाकिस्तान की बात, तो सीधा सीधा जितनी भी आतंकवादी घटनाएं भारत में होती है उसका संबंध पाकिस्तान से है। अभी मोदी सरकार ने ये कहा कि अगर एक्ट ऑफ टेरर होता है तो एक्ट ऑफ वार माना जाएगा।
अगर पाकिस्तान से कोई आतंकवादी हमला भारत में होता है तो उसे युद्ध की कार्रवाई मानी जाएगी। देखिए बहुत बढ़िया कदम है ये, बहुत ही बढ़िया कदम है। तो सीधी सी बात है, जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी यही है कि हम आतंकवाद की किसी भी घटना को एक्सेप्ट ना करें, बिल्कुल एक्सेप्ट ना करें। ठीक है, तो ये है आतंकवाद। अब इसी से जुड़ा हुआ एक छोटा सा टॉपिक है इंसर्जेंसी यानी अलगाववाद। ये थोड़ा सा आतंकवाद को जब लोकल पीपल का सपोर्ट मिल जाता है, टेररिज्म आइडियोलॉजी सपोर्टेड बाई लोकल पीपल, तो ये क्या करते हैं, जो फंडामेंटल आपका सिस्टम होता है पॉलिटिकल सिस्टम, फंडामेंटल पॉलिटिकल सिस्टम, इससे ये अलग होना चाहते हैं, ये अलग होना चाहते हैं, सेपरेट होना चाहते हैं, ताकि वो अपना इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल सिस्टम बना सके। इसी को बोलते हैं अलगाववाद, इसको बोलते हैं अलगाववाद। तो उग्रवाद, ठीक है, इंसर्जेंसी उग्रवाद हो गया, आतंकवाद उग्रवाद में अंतर समझ आ गया। यानी आतंकवाद को जब मासेस का सपोर्ट मिल जाता है तो ये उग्रवाद बन जाता है। और उग्रवाद जो है, या हमें किसी क्षेत्र के लोगों को प्रमोट करता है कि वो अलग हो जाए मूल व्यवस्था से। भारत का संविधान इसकी अनुमति बिल्कुल नहीं देता। आर्टिकल 1 कहता है, ठीक है, कि सॉरी, संविधान की प्रस्तावना कहता है यूनिटी और इंटीग्रिटी, यानी भावनात्मक एकता और अखंडता। तो अब यहीं से समझ में आ जाता है कि उग्रवाद के अलगाववाद के दो कारण हैं। एक तो इमोशनल, अगर उनकी पॉलिटिकल भागीदारी ना हो, ठीक है, और दूसरी बात है कि सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो, तो राजनीतिक आर्थिक और सामाजिक भागीदारी पार्टिसिपेशन एक बड़ा मुद्दा है। जैसे नॉर्थ ईस्ट है, उसमें इतना विकास नहीं हुआ जितना विकास यहाँ का हुआ है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो। तो इमोशनली नेशनलिज्म को मजबूत किया जाए, राष्ट्रवाद को मजबूत किया जाए। तो कैसे मजबूत होगा, तो भागीदारी दी जाए। ठीक है, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर में रेल है, रोड है, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट है, यानी रीजनल इम्बैलेंस को खत्म किया जाए। जो रीजनल इम्बैलेंस है इसको खत्म किया जाए। तो रीजनल इम्बैलेंस को खत्म किया जाए, और इमोशनली राष्ट्रवाद को मजबूत किया जाए, और सभी को समान भागीदारी दे। इस तरह हम उग्रवाद को रोक सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे ऐसे समूह हैं, जैसे मणिपुर में, ठीक है, कुकी नेशनल असेंबली, नागालैंड में, तो बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट में समूह हैं जो अलगाववाद को वरीयता देते हैं, जैसे उल्फा है। ठीक है, सीधी सी बात है, सरकार को क्या करना चाहिए कि इमोशनल और रीजनल इम्बैलेंस, यानी इमोशनल नेशनल को मजबूत करना और रीजनल इम्बैलेंस को खत्म करना, ये तो तरीका हो गया। ठीक है, तो मूलधारा में लाने के लिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे समूह हैं जो देशी सहायता से ऑपरेट हो रहे हैं। तो जो विदेशी सहायता से ऑपरेट हो रहे हैं से क्या किया जाए, निगोसिएशन या फोर्स को यूज किया जाए। ठीक है, इनको बल प्रयोग से, बाय पावर, बल प्रयोग से इनको कुचल दिया जाए। तरीका यही है, ठीक है, नक्सलवाद को इसको रोकने के लिए। अगली बात आती है नक्सलिज्म, नक्सलवाद। नक्सलिज्म, देखिए नक्सलिज्म जो है कोई और विचारधारा नहीं है, बल्कि ये मार्क्सवाद, साम्यवाद का एक एक्सट्रीमिस्ट रूप है। आपसे पूछा जाए तो आपका जवाब होगा कि एक्सट्रीमिस्ट फॉर्म ऑफ द कम्युनिज्म, साम्यवाद का, साम्यवाद का एक्सट्रीमिस्ट फॉर्म, साम्यवाद की एक्सट्रीमिस्ट फॉर्म को ही नक्सलवाद कहते हैं। इसका मैं बता दूं, साम्यवाद ये कहता है कि आर्थिक समानता प्राकृतिक नहीं है, आर्थिक समानता प्राकृतिक नहीं है, और जो वंचित समूह हैं, जो सेठ लोग बन गए हैं, बुर्जुआ, सरबारा समाज दो भागों में बट गया।
वंचित समूहों का पैसा लेकर के ही सेठ बने हैं। तो वंचित समूहों को चाहिए कि बल प्रयोग से अपने संसाधनों को वापस ले लें। और जो बुर्जुआ ने क्या किया है, पुलिस, कानून, धर्म, इन सब का सहारा लिया है। तो वंचित समूहों को धर्म और कानून को नहीं मानना चाहिए और बल प्रयोग से समानता स्थापित कर लेना चाहिए। ठीक है। अब इसमें देखिए, समानता जो न्याय का सिद्धांत तो मान लिया हमने, आर्थिक न्याय का सिद्धांत है ये, लेकिन साधन भी तो लोकतांत्रिक होने चाहिए आर्थिक न्याय के लिए। तो भारत ने जो तरीका अपनाया वो क्या था? भारत ने तरीका पुश और पुल का अपनाया कि गरीब आदमी का एम्पावर्ड करके हम लोग आर्थिक न्याय प्राप्त करेंगे। गवर्नमेंट का मतलब है कि अडानी सबको बना देंगे, अंबानी सबको बना देंगे। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ कि रीजनल और पर्सनल इम्बैलेंस, रीजनल और पर्सनल दोनों इम्बैलेंस देखे जा रहे हैं। यानी जो हमारा सिस्टम है वो, जो प्रगतिशील समाजवादी विचारधारा है, जो आज हमारा साधन क्या है, एक्सक्लूसिव डेवलपमेंट, समावेशी विकास, उस सिस्टम को ना पाने के कारण ही क्षेत्रीय और व्यक्तिगत असमानता पैदा हुई है। तो क्षेत्रीय और व्यक्तिगत असमानता, रीजनल और इंडिविजुअल डिस्पैरिटी जो है, असमानता, एक बहुत बड़ा कारण है हमारे देश में नक्सलवाद का। नक्सलवाद मैं थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ। और देखिए, रसिया में जब ये साम्यवाद आया तो ये है लेनिनवाद, लेनिनिज्म। चाइना में आया तो ये माओवाद, माओइज्म। और भारत में एक जगह विशेष नक्सलवाड़ी है पश्चिम बंगाल में, वहां से अनु सान्याल और चारू मजुमदार ने इस विचारधारा को दिया, इसका नाम है नक्सलवाद। ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने जो प्रगतिशील समाजवादी सिद्धांत लिया था उसने सभी का एम्पावरमेंट करने में असफल रहा, रीजनल और इंडिविजुअल बैलेंस करने में असफल रहा। और साथ में क्या हुआ, तो नक्सलवाद क्या है? ये आर्थिक विचारधारा है जो अतिवादी साम्यवाद है, एक्सट्रीमिस्ट कम्युनिज्म। अतिवादी साम्यवादी विचारधारा ही नक्सलवाद है, क्योंकि नक्सलवादी से शुरू हुआ, माओ और लेनिन की विचारधारा पर, इसकी विचारधारा पर आधारित है। ठीक है। तो रीजनल और इंडिविजुअल इम्बैलेंस यानी फेलियर ऑफ द इंक्लूजन पहला कारण है। दूसरा, फॉरेन हेल्प, जो एंटी इंडियन भारत विरोधी ताकतें हैं, ठीक है, उन्होंने भी इसको बढ़ावा दिया। तो नक्सलवाद क्या है? एक आर्थिक विचारधारा है जो माओवाद लेनिनवाद से यानी अतिवादी साम्यवाद से प्रभावित है। हिंसा के माध्यम से आर्थिक समानता स्थापित करने की बात की जा रही है। लोकतंत्र में इसको हम स्वीकार नहीं कर सकते। देश तो अच्छा है, लेकिन जो साधन अपनाए गए हैं ये लोकतांत्रिक नहीं है। लोकतंत्र में न्याय पाने का तरीका कानूनी और शांतिपूर्ण तरीके से ही होता है। ठीक है। अब नक्सलवाद ने क्या किया है, पाशुपति से नेपाल में है तिरुपति, जो आंध्र प्रदेश में है। इस कॉरिडोर को हम बोलते हैं रेड कॉरिडोर, लाल गलियारा। तो भारत को वेस्ट और ईस्ट में डिवाइड कर दिया इसने। तो ईस्ट और वेस्ट में इसको डिवाइड कर दिया गया है। यह लाल गलियारा जो नक्सलवाद से प्रभावित एरिया है। इसमें बहुत सारे समूह हैं, जैसे माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर बिहार में ऑपरेट होते हैं। ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी लेनिन, CPI-ML, ये का बहुत ज़्यादा बड़ा प्रभाव क्षेत्र है। एक आंध्र प्रदेश में हुआ था PWG, पुलसवार ग्रुप, जो अब ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, वो भी समूह था। ठीक है। तो बिल्कुल ये नीचे तक जाते हैं। नक्सलवाद को रोका कैसे जाए, मुद्दा ये है। तो नक्सलवाद को रोकने का सबसे बढ़िया तरीका है इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इंक्लूसिव डेवलपमेंट का है जो इंडिविजुअल डिस्पैरिटीज है, यानी वंचित वर्गों और वंचित क्षेत्रों, वंचित समूहों, वंचित व्यक्तियों के पक्ष में, जो एक्सक्लूडेड हैं, के पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज का ट्रांसफर करना, के पक्ष में आप ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज का ट्रांसफर करें, इनके लिए विकास को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएँ। ठीक है। जो रिमोट एरिया में लोग हैं उनको भी सारी चीज़ें दी जाए, इनको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय दिया जाए, भागीदारी दी जाए। ठीक है। जिससे सिस्टम में इनका विश्वास बढ़े। तो इंक्लूजन पहला कर। दूसरा है डिप्लोमेटिक एफर्ट,
डिप्लोमेटिक एफर्ट में क्या है, इनसे बातचीत की जाए, ठीक है, निगोशिएशन पहला तरीका है। दूसरा तरीका है फोर्स यूज करें, ठीक है, निगोशिएशन भी किया जाए, बातचीत की जाए, फोर्स यूज किया जाए, और फॉरेन एड को रोक दिया जाए, देशी सहायता को। तो ये तरीका है नक्सलवाद को रोकने का। तो आरक्षण, नक्सलवाद, आतंकवाद, तीन टॉपिक हमने आपको कवर कर दिया। सोशल सिस्टम आपको हमने बता दिया, फार्मर्स, यूथ, ओल्ड लेबर, विमेंस, चाइल्ड, ये सब के सब टॉपिक कल के डेट में कंप्लीट हो जाएंगे।